Hello students, today we will study about penetrating and non-penetrating orbits. Students, ये जो दोनों मैं आपके साथ वर्ड्स यूज कर रही हूँ, penetrating and non-penetrating, ये टर्म्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत यूज होने वाली टर्म्स हैं, इसलिए आज मैं इनका आपको मीनिंग भी बताऊंगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पे आने से पहले मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और इनकी डेफिनेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले उन वर्ड्स का और उन टर्म्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए. तो डेफिनेशन से पहले मैं आपके साथ 3 टर्म्स डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स, दैट इज प्रिसीजनल मोशन, शील्डिंग इफेक्ट एंड एटॉमिक कोर. गॉट माय पॉइंट? स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट यूनिट में हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे. ठीक है, अब मैं यहाँ ऑर्बिट्स की बात कर रही हूँ तो मुझे ऑर्बिट पे ही ध्यान देना है कि ऑर्बिट पे हम कैसे कैसे मॉडल्स में चेंजेस पे आए थे. आपने बोर एटॉमिक मॉडल में ये स्टडी किया था कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और उसके सराउंडिंग में सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. गॉट माय पॉइंट? उसके बाद समरफील्ड मॉडल में हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर ऑर्बिट्स दे रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट. समरफील्ड मॉडल में हमने ये चीज पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि वो किसी न एक फोकस पे न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ये था समरफील्ड में. फिर जब हमने समरफील्ड की रिलेटिविस्टिक करेक्शन की थी ना स्टूडेंट्स, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी कि ये जो एलिप्स है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म एलिप्स. ठीक है, ये यूनिफॉर्म एलिप्स नहीं होता. वहीं से प्रिसीजनल मोशन की स्टार्टिंग हमने स्टार्ट की थी. तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 फोकस लिए एलिप्स के. किसी एक फोकस पे मैंने न्यूक्लियस को रख लिया कि इस फोकस पे न्यूक्लियस है. इस इलिप्टिकल पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो इस पोजीशन को बोला जाता है पेरीहीलियन. जिन्होंने मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी अच्छे से उन्हें पता भी होगा. और इस पोजीशन को बोला जाता है एपीहीलियन. गॉट माय पॉइंट? कि न्यूक्लियस से 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. और इस पोजीशन पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आर की पोजीशन मैक्सिमम हो जाएगी. तो जिस टाइम पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है उस पोजीशन को बोला जाता है पेरीहीलियन, और जहां पे डिस्टेंस मिनिमम है वहां बोला जाता है एपीहीलियन. ठीक है, ये चीज तो बेसिक थी. अब प्रिसीजनल मोशन में क्या हुआ कि जो आपने रिलेटिविस्टिक समरफील्ड मॉडल स्टडी किया है उसमें हमने एक चीज ये देखी थी स्टूडेंट्स कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती है. ठीक है, और वेरी क्यों करती थी? क्योंकि उसका मास वेरी कर रहा है. रिलेटिविस्टिक करेक्शन में हमने यही कहा था ना कि जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास हो उस टाइम पे पार्टिकल का मास कांस्टेंट नहीं रहता. तो समरफील्ड के अकॉर्डिंग हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाया था इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट नहीं रहेगा. इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये कह दो उसका वी चेंज होगा. ठीक है, उसका वी पेरीहीलियन पे कुछ और होगा, एपीहीलियन पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी. गॉट माय पॉइंट? तो इन 2 इफेक्ट की वजह से, पहला कि उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, दूसरा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी एक ऑर्बिट में ही अगर आप बात करो तो भी कांस्टेंट नहीं रह रही स्टूडेंट्स. ठीक है, इन 2 रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं हमने कुछ डेरिवेशन की थी. मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही, मैं सिर्फ पॉइंट पे आ रही हूँ कि फाइनल रिजल्ट वहां से क्या आया था. फाइनल रिजल्ट हमने वहां से ये निकाला था कि ऑर्बिट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज नॉट यूनिफॉर्म रोटेटिंग एलिप्स. ठीक है, वो यूनिफॉर्म रोटेटिंग एलिप्स नहीं होगा, बल्कि उसका पेरीहीलियन जो है वो प्रिसीज करेगा. अब पेरीहीलियन क्या था? ये पोजीशन थी.
ठीक है, ये प्रिसीज करेगी और उसी डायरेक्शन में प्रिसीज करेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। वो देखो स्टूडेंट्स कैसे, देखो आपने ये लिया, मान लो कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से बनाया तो आपको ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अब ये पोजीशन पेरीहीलियन है। मैंने बोला कि रिलेटिविस्टिक समरफील्ड अप्रोच लगाने से हमें ये पता लगा कि इस ऑर्बिट का पेरीहीलियन जो है वो प्रिसीज करेगा, ठीक है, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। अब ये प्रिसीज करेगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जो ये प्रिसीजन होगी ना वो भी उसी डायरेक्शन में होगी, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो पेरीहीलियन पहले यहां था, फिर यहां पे पहुंच चुका है, फिर यहां पे, मींस इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स चेंजेस। अब मैंने ये कहा कि इसके बाद वो यहां पहुंच गया, मैं कह रही हूं इसके बाद ये ऑर्बिट यहां आ गया, ठीक है। पहले नॉर्मली समझो कि वो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है उस पर नहीं जा रही मैं जस्ट ये कह रही हूं कि ड्यू टू रिलेटिविस्टिक रीजन द पेरीहीलियन ऑफ एन एलिप्स विल नॉट रिमेन फिक्स। वो प्रिसीज करेगा और उसी डायरेक्शन में प्रिसीज करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लिया तो मैंने जो ये ऑर्बिट है इसकी प्रिसीजनल जो शिफ्ट है वो भी इस तरफ दिखाई। अब मान लो मैंने न्यूक्लियस ये रखा हुआ है, ये आपका ऑर्बिट है, ये उसकी पेरीहीलियन पोजीशन है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जब उसका शिफ्ट आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो इस तरफ को दिखाओगे अब, ठीक है। पहले पेरीहीलियन की पोजीशन ये थी, अब वो शिफ्ट होकर इधर आ गया और अब इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है। गॉट माई पॉइंट। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी प्रिसीजनल मोशन, कि जब आप एलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहे हो तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि पेरीहीलियन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट प्रिसीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। गॉट माई पॉइंट। अब ये जो मैंने चीजें बनाई है कि प्रिसीज किस तरीके से करेगा वो हम पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग में देख लेंगे, बस आप इतना ध्यान रखो कि वो प्रिसीज करेगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया होगा, ये टर्म डेफिनेशन के टाइम पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। अब सेकंड चीज मेरे पास आती है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है कि किसी का कवर, ठीक है, हिंदी में आप बोलना चाहो तो कवच, ठीक है, जो किसी चीज को किसी और के पास पहुंचने से रोक रहा है। वो देखो किस तरीके से मैं बताना चाह रही हूं। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने बिल्कुल सिंपल एक एटम का डायग्राम बनाया क्योंकि मैं यहां आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताना चाह रही हूं। ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये आपके पास वैलेंस शेल है या ये कह दो आउटर मोस्ट शेल है, और ये इनर शेल्स है। ये आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है और ये वैलेंस है। गॉट माई पॉइंट। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियस है ना, इस पे मान लो कि नेट जो चार्ज है एक्चुअल में वो कितना है, ZE प्लस ZE। अब ये जो प्लस ZE मैंने लिया है न्यूक्लियस का चार्ज, ये इनर इलेक्ट्रॉन को तो एक्चुअल में उतना फील होता है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली प्लस ZE फील नहीं होता। वो प्लस ZE से कुछ कम उसको ऑब्जर्व करते हैं या कह दो उसको फील करते हैं, क्योंकि ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये उसको शील्ड कर देते हैं। शील्ड करने का मतलब उसके बाहर एक बाउंड्री बना देते हैं, जिस वजह से इसका इफेक्ट वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल इफेक्ट से कम हो जाता है। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। गॉट माई पॉइंट। क्या बोला मैंने कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का चार्ज या न्यूक्लियस से जो पुल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये उसको अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जब अपनी तरफ खींचता है तो उतनी ज्यादा पावर से नहीं खींचता जितनी एक्चुअल में उसकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं
ये उस चार्ज को शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब छान के आगे भेजते हैं। ठीक है, आपने मतलब यहाँ पे लेयर्स लगा रखी हैं। उन लेयर से जब ये चार्ज आगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मीन्स मैं इनकी बात कर रही हूं, शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस। वो क्या करेंगे, वैलेंस वालों को शील्ड कर देते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस का जो पुल उन पे लग रहा है वो एक्चुअल से कम लगता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं थर्ड वर्ड की, दैट इज एटॉमिक कोर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। सेंटर पे न्यूक्लियस, उसके बाद इनर मोस्ट शेल्स आते हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उसके बाद आता है वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल को छोड़ के जो भी ये इनर पोर्शन है आपके पास, इट इज नोन एज एटॉमिक कोर। ठीक है, क्या एटम में एक्सेप्ट वैलेंस शेल जो भी पोर्शन अंदर है दैट इज नोन एज एटॉमिक कोर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ वो शेल्स जो कंप्लीटली फिल्ड हैं उस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एटॉमिक कोर। और एटॉमिक कोर में न्यूक्लियर फील्ड का इफेक्ट, या ये कह दो कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट वही होता है जो एक्चुअल में उस पे चार्ज है। मींस पुल जो है वो एक्चुअल लगता है, रियल पुल लगता है, वहां पे कुछ भी शील्डिंग नहीं होती। किसके अंदर, एटॉमिक कोर के अंदर। तो एटॉमिक कोर के स्टूडेंट्स यहां से आपके पास 2-3 डेफिनेशंस बनी। नंबर 1, एक्सेप्ट वैलेंस शेल, एटम के हर पोर्शन, जो भी पोर्शन बच गया उसको बोलोगे एटॉमिक कोर। सेकंड, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के कॉम्बिनेशन को हमने बोला एटॉमिक कोर। थर्ड, एटम का वो रीजन जहां पे न्यूक्लियर फील्ड, या ये कह दो न्यूक्लियस का इफेक्ट मैक्सिमम होगा और नेचुरल होगा, वो शील्ड नहीं हो रखा, उस रीजन को बोलते हैं एटॉमिक कोर। गॉट माय पॉइंट। तो हमने तीनों डेफिनेशंस कर ली स्टूडेंट्स। प्रिसीजनल मोशन क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और एटॉमिक कोर क्या होता है। अब इन तीनों टर्म्स का यूज आगे मैं डेफिनेशन में कर रही हूं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूं आपके साथ डिस्कस करना नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। तो स्टूडेंट्स, नॉन पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के अंदर, पेनिट्रेट का मीनिंग बता रही हूं मैं आपको। पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज के अंदर घुसना, उसको ये कह दो कि उसके अंदर से उसको चीर कर निकल जाना, दैट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग। ठीक है, मान लो मेरे पास यहां पे ये इस तरीके से ये लेयर है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से किसी चीज को एंटर करवाया। अब जो मटेरियल एंटर करके दूसरी तरफ निकल आएंगे, मतलब इसको इसके अंदर से घुस के वो इस तरफ निकल आए, दे आर पेनिट्रेटिंग। और जो इसके अंदर से निकल के नहीं आ रहे, यहां डाला फटाफट वापस आ गए, दैट इज नॉन पेनिट्रेटिंग। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर एंटर कर जाना, और नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि उस चीज के अंदर एंटर ना कर पाना। तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जो एटॉमिक कोर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। एटॉमिक कोर तो वर्ड क्लियर ही है आपको। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एटॉमिक कोर बनाई है, डार्क कलर में दिखाया आपको। एटॉमिक कोर थी क्या, न्यूक्लियस प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। ठीक है, अब ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, इलिप्टिकल की फॉर्म में बनाया है, ये एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, उसके बाहर से निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। आप चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, ये जो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स है ना, ये कोर के अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो यहां से क्लियर है कि इन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो काफी हद तक शील्ड होके पहुंचा है। तो इनके एनर्जी लेवल्स जो होंगे, उनकी एनर्जी हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल के लगभग बराबर होगी। जैसे मान लो मैं n=5 की बात कर रही हूं हाइड्रोजन एटम के लिए भी और किसी एटम के लिए भी अदर देन। ठीक है,
और ये नॉन पेनिट्रेटिंग है, तो लगभग इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो मैंने सेकंड पॉइंट जो स्टूडेंट्स बनाया वो ये बनाया कि एनर्जी वैल्यू आर वेरी नियरली इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए जो एन की वैल्यू है वही हाइड्रोजन एटम के लेवल की बात कर रही हूं, तो उन दोनों की एनर्जी लगभग कितनी होती है, सेम होती है। गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? जब आपने समरफील्ड मॉडल किया था उस टाइम पे हमने एक एन क्वांटम नंबर पढ़ा था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक हमने स्टडी किया था के, दैट इज नोन एज एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। तो अब आपको ये चीज पता है कि एन की वैल्यू जब आपके पास होती है तो आप के की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करते हो, तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर एन तक जाती है आपके पास। तो के की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आई, 1 2 3 4 5। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जिन ऑर्बिट के लिए एन और के की वैल्यू नियरली सेम हो, ठीक है, उन ऑर्बिट्स को नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में कंसीडर किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक ऑर्बिट बन रहा है जिसके लिए एन की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 1 है। एक ऑर्बिट है जिसके लिए एन की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से 5 ऑर्बिट बन रहे हैं। अब इन 5 ऑर्बिट में से एन और के इस ऑर्बिट के लिए सेम है, इसके लिए नियरली सेम है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हायर ऑफ के वैल्यू है ना, ये वाली चीज, तो जहां पे आपके पास एन और के की वैल्यू लगभग सेम होगी वो ऑर्बिट्स क्या होंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स होंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एफ ऑर्बिट जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स एल्कली मेटल के, वो सभी के सभी नॉन पेनिट्रेटिंग ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल में ये चीज बताई है। गॉट माई पॉइंट्स? तो आपको समझ में आ गया कि नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो है जो एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट ना करे। एनर्जी वैल्यू इनके लिए लगभग वही होती है कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन एटम के लिए होती है। इनके लिए एन और के की वैल्यू लगभग सेम होती है। एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं एफ ऑर्बिटल ऑफ एल्कली मेटल्स। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करना चाहती हूं आपके साथ पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की। तो नॉन करने के बाद मुझे लगता है आपको पेनिट्रेटिंग की डेफिनेशन तो समझ में आई गई होगी कि पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स विच पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर। मीन्स जो ऑर्बिट एटॉमिक कोर के अंदर एंटर कर चुके हैं उन ऑर्बिट्स को हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट बोलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। ये सेंटर में ग्रीन कलर से ये आपका ये कह सकते हो एटॉमिक कोर है, और इस शेड में मैंने एलिप्स बनाया है। ठीक है, ये ऑर्बिट को शो कर रहा है। अब ये ऑर्बिट देखो स्टूडेंट्स एटॉमिक कोर के बिल्कुल पेरिफेरी के पास में है, तो ये पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है। ये बिल्कुल ही अंदर एंटर कर चुका है, और एक ये, ठीक है, इस टाइप से आप जो ऑर्बिट बना रहे हो जो पेनिट्रेट कर रहे हैं एटॉमिक कोर को, दीज आर नोन एज पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। और स्टूडेंट्स अब आप ये भी देख रहे हो कि ये ऑर्बिट जो हैं ये एटॉमिक कोर के साथ बहुत ही क्लोज जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी जो आएगी वो हाइड्रोजन एटम के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट से एप्रिशिएबली बहुत ही डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट यही बनेगा स्टूडेंट्स, द एनर्जी वैल्यू आर एप्रिशिएबली डिफरेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स वैसे ही सेम है, आपने n इज इक्वल्स टू 2 ले लो और n इज इक्वल्स टू 2। ये हाइड्रोजन एटम के n2 की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू, और अगर आप किसी भी पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की देख रहे हो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी वैल्यू, तो ये दोनों एनर्जी वैल्यूज बहुत डिफरेंट होंगी आपस में। ठीक है, अब हम n और k को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा था कि अगर n और k की वैल्यू नियरली सेम है तो नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। वैसे ही अगर इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम है तो उन ऑर्बिट्स को बोलोगे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। जैसे n5 k1 इट इज पेनिट्रेटिंग। ठीक है, n5 k2 पेनिट्रेटिंग। अब अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो स्टूडेंट्स सोडियम एटम या आप पोटेशियम देख लो या लिथियम देख लो, उसमें इसमें s ऑर्बिट जो होता है लिथियम का दैट इज पेनिट्रेटिंग। सोडियम और पोटेशियम का जो p ऑर्बिट जो होता है वो भी पेनिट्रेटिंग होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग की डेफिनेशन की और उसके डायग्राम की। अब स्टूडेंट्स एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगी,
प्रिसीजन की। ठीक है, अब यहां अगर आप नोट करो स्टूडेंट्स, तो मैंने ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये दोनों क्या थे, नॉन पेनिट्रेटिंग, और ये तीनों के तीनों पेनिट्रेटिंग। मैं यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस कर रही हूं आपसे, कि जैसे जैसे पेनिट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो प्रिसीजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? जैसे देखो, आपने पहले ये बनाया, ठीक है, ये डायग्राम बनाया, इसमें कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रही, तो जब ये ऑर्बिट प्रिसीज करेगा तो इसमें बहुत ही कम मतलब सेंट्रिसिटी में चेंज आएगा। जैसे एक आपने ऑर्बिट बना लिया, अब इसको प्रिसीज करना है ना, पेरिहीलियन को, मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन हर बार आप इसी तरीके से लो, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा उसमें। अब अगर आप इसमें बात करो तो चेंज इसमें भी आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रिसीज हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रिसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये मान के चलो कि ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। अब ये कोर उसके न्यूक्लियस कोर के पेरिफ्री पे पहुंच चुका है, तो इसमें जो चेंज आएगा वो इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि पेनिट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये जो चेंज है ना ईच स्टेप में, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो, यहां पे पेनिट्रेशन और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, तो यहां पे आपके पास जो प्रिसीजन होगा वो एकदम से इस स्टेप में मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इस स्टेप, और इलेक्ट्रॉन का मोशन एक ही तरफ को लिया है मैंने इस तरीके से। अब अगर आप इधर देखो तो वो और डीपली है, तो इस तरीके से उसमें एकदम से आप ये कह सकते हो कि प्रीसीजनल मोशन मिलेगा। कितना चेंज आ गया? गॉट माई पॉइंट? क्या कहना चाह रही हूं मैं? प्रिसीजन ऑफ एन ऑर्बिट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन। हायर, या ये कह दो मोर इज द पेनिट्रेशन ऑफ द ऑर्बिट इन द एटॉमिक कोर, हायर स्टेप ऑफ प्रिसीजन विल बी टेकन बाय एन ऑर्बिट। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया आज पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स का आर्टिकल। इसमें जो बेसिक कुछ टर्म्स यूज हो रही थी हमने वो भी डिस्कस की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस आर्टिकल को अच्छे से कर लेना, इसका क्वांटम डिफेक्ट में भी यूज होगा, आपने उस चीज को देखना है। और वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ। क्वांटम डिफेक्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एन और के का डिफरेंस जो होता है ना, वही क्वांटम डिफेक्ट को ऑरिजिनेट करता है। आप जब क्वांटम डिफेक्ट की डेरिवेशन करोगे तो आप वहां देखना, वहां पे एन माइनस के होता है। ठीक है, तो आप खुद देखो, नॉन पेनिट्रेटिंग में मैंने बोला कि ये दोनों वैल्यू लगभग सेम है, तो इसके लिए क्वांटम डिफेक्ट कम आएगा। जबकि पेनिट्रेशन में मैंने बोला था एन और के का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे क्वांटम डिफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो ये कह सकते हो